बोलते हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त सबसे बड़ी हलचल इस बात को लेकर है कि क्या इजराइल ने जो ईरान पर अटैक किया वो कितना कामयाब रहा और कितना नुकसान ईरान को हुआ। और अगर ईरान को नुकसान हुआ है तो फिर इसका जवाब क्या है। आखिरकार अटैक तो हुआ है, हमला तो हुआ है, अब नुकसान हो या ना हो तो इसका जवाब क्या दिया जाएगा। क्या कुछ असलियत है, क्या कुछ इजराइल गलत बता रहा है और क्या कुछ हकीकत है। हमारे साथ अमरीश मिश्रा जी हैं जिनसे हम जानेंगे। अमरीश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद, धन्यवाद। अमरीश जी, दरअसल इस हमले के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है? कैसे ईरान का जो दावा है वो कितना दुरुस्त है और इजराइल का दावा कितना दुरुस्त आपको नजर आ रहा है? ये हमला असल में किस तरह से हुआ, कब हुआ और इसके नतीजे क्या हो सकते हैं? देखिए, इस हमले का पूरा वीडियो आया है। वीडियो मतलब नेतन्याहू और उसके जो डिफेंस ऑफिशियल्स हैं, उनका वीडियो आया है। और पूरा आप देख सकते हैं कि वो लोग उनमें जरा भी कोई उत्साह नहीं है। और जो वीडियो जब ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पे स्ट्राइक किया था, उसमें जो वीडियो आया था इरानियन अफसरों का, आर्मी के अफसरों का और कुछ पॉलिटिकल लोगों का, तो वो एक अलग तरह का एंथुसियाज्म था। अब क्या है, इजराइल ये क्लेम कर रहा है कि हमने ये अटैक किया जिसमें अ, इसको ईरान को नुकसान हुआ। लेकिन क्या नुकसान हुआ वो एग्जैक्टली वो कह नहीं रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जॉर्डेनियन एयर स्पेस से को उसने इस्तेमाल किया और दूसरा सीरियन एयर स्पेस को भी इस्तेमाल करने की कोशिश की। ये एक नई चीज है। लेकिन सीरिया ने इंटरसेप्ट कर लिया वहीं सीरिया में। ये देखिए बड़ी बात है। और ये दिखा रहा है कि रशियन सिस्टम्स इस्तेमाल हुए थे इंटरसेप्शन में। जैसे अमेरिकन सिस्टम्स इस्तेमाल होते हैं जब इजराइल पे हमला होता है ईरान द्वारा। दोनों बार 13 अप्रैल और 1 अक्टूबर, दोनों बार अमेरिकन सिस्टम्स इन्वॉल्व थे। 1 अक्टूबर को तो खैर वो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन कोशिश हुई। इस बार सीरिया का मतलब यह है कि रशिया के दिए हुए इंटरसेप्टर्स और वहीं वो इस्तेमाल हुआ। और हमने आपसे देखिए पहले कहा था कि सीरिया की तरफ जैसे ही इजराइल बढ़ेगा वैसे ही रशिया का इंटरवेंशन होगा। और ये एक अनकही कहानी इस बात की है कि रशिया के इंटरवेंशन ने इजरायली ड्रोन मार गिराए। अभी ब्रिक्स में आपने देखा कि किस तरीके से रशिया और चाइना के नेतृत्व में 50 देश, दुनिया के पूरा ग्लोबल साउथ, जितना भी ये विकासशील देश हैं जो दुनिया में सबसे कम रिसोर्सेज वाले, वो इकट्ठा हुए और उन्होंने रशिया के नेतृत्व को स्वीकारा। और उधर रशिया को पूरा तरह से बॉयकॉट किए हुए अमेरिका और सैंक्शन लगाए हुए। दूसरी बात देखिए, जो ऑयल रिफाइनरीज और जो हथियारों को बनाने वाली जो फैक्ट्रीज या जो सैन्य अड्डे, इनमें से तीनों चीजों में से कहीं 1% इसराइल ने क्लेम भी नहीं किया। एक एक खबर आई थी कि तेहरान की ऑयल रिफाइनरी पे इसराइल ने अटैक किया। उस खबर का तुरंत खंडन हुआ कि ऑयल रिफाइनरी जस्ट की तरह काम कर रही है और उस पे जरा तो उस पे अटैक हुआ ही नहीं। अब आप सोचिए कि जब, और ये इसराइल ने क्लेम भी नहीं किया, मैं फिर कह रहा हूं। तो अब आप ये बताइए कि ऑयल रिफाइनरी आपने हिट नहीं की, आपने कोई मिलिट्री बेसिस हिट नहीं किए, कम्युनिकेशन जो कुछ सेंटर्स हैं वो नहीं हिट किए, न्यूक्लियर फैसिलिटीज तो चलिए बहुत दूर की बात है वो तो, और आप क्लेम भी नहीं कर रहे हैं कि आपने किया। तो भाई मुझे कोई ये बताए कि क्या हिट किया। अब एक खबर मैं बताऊं आपको, ईरान की तस्नीम एजेंसी है, उसकी एक खबर आई है कि 2 सैनिक घायल हुए हैं। ये एक नई चीज है, मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा अभी मीडिया ने पिकअप नहीं की है, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं देखिए एडमिट करने में कोई वो नहीं। जो जो सच्चाई है, जो वहां के लोग कह रहे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और जबकि इसराइल ने कुछ भी क्लेम नहीं किया है कि हमने ईरान के कुछ सोल्जर्स को मारा भी। लेकिन 2 इरानियन जो IRGC के 2 सोल्जर्स घायल, ये तस्नीम एजेंसी ने कहा। लेकिन वो उस तरीके से गंभीर रूप से घायल नहीं है। अब कल को क्या हो सकता है कि 2 लोगों की भाई आने वाले दिनों में कुछ कुछ हो जाए, कुछ इस तरह से, वो एक अलग सवाल है। लेकिन मैं बता रहा हूँ जो डैमेज किया। अब 1 अक्टूबर को आप तो जानते हैं कि नेवतीम एयरबेस, हैचजरी में
ये एयरबेस, टेफेनॉल एयरबेस, सबकी पिक्चर्स आई, सबका ये आई, जो इसराइल ने खंडन भी नहीं किया। और 13 सेटलर्स और आईडीएफ की जो सोल्जर्स है वो घायल हो गए, वो ये जो 1 अक्टूबर के अटैक। तो अब आप ये देखिए, और इसराइल ने जो बयान दिया वो ये कहा कि हमने हमला कर दिया है, और अब लेकिन अगर ईरान ने जवाब दिया तो फिर हम और जवाब देंगे, भाई औपचारिक टाइप का बयान। और दूसरा जो अमेरिका का बयान आया है, अमेरिका के बयान में ये कहा गया है कि अब ये एक तरीके से ईरान ने औपचारिकता पूरी कर लिया, सॉरी इसराइल ने औपचारिकता पूरी कर ली हमले की। हम उम्मीद करते हैं कि ये तनाव आगे नहीं बढ़ेगा। और सबसे मजेदार बात, सऊदी अरेबिया का पहली बार बयान आया है ईरान के पक्ष में, और इसका एक बैकग्राउंड भी है, क्योंकि अभी जो सऊदी अरेबिया और ईरान की बातचीत चल रही है उसमें एक दूसरे ये दोनों जॉइंट नेवल ड्रिल्स करने वाले हैं। ये पता नहीं ये कैसे संभव है, क्योंकि इतना स्ट्रांग अमेरिका का एलाई सऊदी अरेबिया ईरान के साथ उसकी नौसेना ड्रिल करेगी, वॉर एक्सरसाइज करेगी। अब और आज जो बयान दिया है सऊदी अरेबिया ने, वो उन्होंने कहा है कि हम ईरान पे हमले को संप्रभुता यानी सॉवरेंटी पे हमला मानते हैं, और इस तरह की कार्रवाइयों से पूरे वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, इस पूरे क्षेत्र में अशांति बढ़ेगी। अब आप बताओ, ये अच्छा केवल जॉर्डन का एयर स्पेस, अच्छा सऊदी अरेबिया के बयान का मतलब सऊदी अरेबिया का एयर स्पेस नहीं यूज हुआ, ईरान ने क्लेम भी नहीं किया है। और जबकि तमाम भक्त और इस तरह के राइट विंग इंडिया का वो लिख रहा है कि सऊदी अरेबिया का यूज हुआ, जबकि सऊदी अरेबिया ने क्लियर कर दिया, ईरान ने भी कुछ नहीं कहा है। जॉर्डन का एयरबेस यूज हुआ, और सीरिया के थ्रू जो मारने की बात थी वो पूरी फेल हो गई। तो अब आप ये बताइए कि इस तरीके से जो एक खाना पूर्ति हुई है, इसका कोई भी रणनीतिक मतलब महत्व नहीं मुझको दिख रहा है। उल्टे हिजबुल्लाह ने जो कल 48 स्ट्राइक्स की बहुत भयंकर मार की, और पूरे आंकड़े आए हैं कि 2 अक्टूबर से अभी तक कितने इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं। अच्छा जी, फिर जॉर्डन का अगर एयर यूज किया इजराइल ने, इसको किस तरह से समझा जाए? क्या जॉर्डन इजराइल के करीब आ गया है, इजराइल के साथ मिलकर काम कर रहा है, या अमेरिका के दबाव में उसने अपना एयर स्पेस इजराइल को दे दिया यूज करने के लिए? इस पूरे मामले में जॉर्डन की भूमिका आप कैसे देख रहे हैं? आने वाले वक्त में अगर टेंशन बढ़ती है, तो क्या जॉर्डन इजराइल के खेमे में जाकर खड़ा हो जाएगा, और वहां से फिर ईरान के लिए मुश्किल ये खड़ी होगी कि एक एयर स्पेस इजराइल के पास होगा जॉर्डन का, जहां से वो ईरान पर हमला भी कर सकता है? देखिए ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जॉर्डन जो देखिए सऊदी अरब ने तो डिनाई कर दिया, एयर स्पेस उसकी नहीं यूज हुई, और कंडेम भी कर दिया इजराइल के अटैक को। जॉर्डन ने एडमिट किया कि उसकी एयर स्पेस यूज हुई। सीरिया मैंने पहले कह दिया कि रशिया ने एक तरह से हस्तक्षेप किया। अब जॉर्डन की असल में स्थिति बड़ी बेढब है, क्योंकि एक्चुअली वो अमेरिकन इजराइल कैंप का तो है, ये जग जाहिर है, लेकिन वहां की जो जनता है वो बकायदा शहीद हो चुके, 4 जॉर्डेनियंस शहीद हो चुके हैं इजरायली जो जॉर्डन इजराइल बॉर्डर पे इजरायली सैनिकों पे हमला करके। 4 शहीद हो चुके हैं और 2 इजरायली सैनिकों को मार चुके हैं। और वहां अभी कल इजराइल की एम्बेसी के सामने बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसमें पुलिस को फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। तो वहां की जनता जो है वो काफी करीब है फिलिस्तीनी कॉज से, बहुत सारे फिलिस्तीनी संगठन जो है वहां सक्रिय हैं। तो इसलिए जॉर्डन में तो एक मैं मुझे लगता है कि देखिए तख्ता पलट की स्थिति है, और इसीलिए जॉर्डन का जो राजा है वो बहुत उसने कोशिश की, लेकिन ये संभल नहीं रहा है, और उसको उसको ये लग रहा है कि अगर तख्ता पलट होता है तो वो भाग के जाएगा कहाँ, तो उसमें तो इसराइल और अमेरिका ही उसको बचाएंगे। तो ये तो यहाँ तक बात पहुंच गई। देखिए जॉर्डन की स्थिति थोड़ी अलग है, जॉर्डन वैसे बंधक टाइप है, अमेरिका इसराइल ने उसको बंधक समझिए बना लिया है किसी भी वजह से, कोई सीक्रेट जानते हो, कुछ भी जानते हो, या अपने उसमें, लेकिन इतना ज्यादा तो कोई भी देश नहीं जा रहा है। मतलब कतार में भी अमेरिकन बेसेस हैं, लेकिन कतार जो है वो देखिए पूरा एक अपना मेंटेन किए हुए है इंडिपेंडेंट स्टांस, और इसराइल को कंडेम करता रहता है।
और भी देखिए, और भी जगह अमेरिकन बेसिस हैं, कुवैत में भी है। कुवैत ने भी एक बयान ईरान के खिलाफ दे दिया था। सऊदी अरब में बेसिस हैं, उसका तो मैंने बताया ही। तो ये जो पूरी सिचुएशन है, इसमें जॉर्डन वाकई सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी है। जो अमेरिका इसराइल के मित्र हैं वहां उस क्षेत्र में, उसमें सबसे कमजोर कड़ी जॉर्डन है, और वो कड़ी कभी भी टूट सकती है। बिल्कुल अमरेश जी, अब इस सिनेरियो में हमला चाहे सांकेतिक हो या एक बहुत बड़ा हमला हो, हमला दरअसल हुआ इंटेंशन वही थी कि तेहरान पर हमला किया जाए। ईरान का क्या रुख नज़र आ रहा है? वो इस हमले को किस तरह से देख रहा है? क्या इसका जवाब देना ईरान के ऊपर कोई दबाव रहेगा या ईरान की तरफ से अब कोशिश की जाएगी कि इसे एक बुनियाद बनाकर कि भई हमारे ऊपर हमला हुआ है, अब डिफेंस में हम भी हमला करें। ऐसी कोई बात कमेंट्स या कोई बयान आपकी नज़र से गुज़रा हो कि ईरान में इस हमले को किस तरह से और इस हमले का जवाब देने की क्या कोशिश होगी अब ईरान की तरफ से? अभी देखिए, जो मैंने पहले बात कही थी, एक डेवलपमेंट हुआ है। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने ये कंफर्म किया है कि 2 इरानियन सोल्जर मारे गए। दो, तो मैं कह रहा था घायल, वो मारे गए। अब वो कहाँ मारे गए हैं, कैसे मारे गए हैं, अभी कोई डिटेल नहीं आया। लेकिन और इस खबर के बाद ईरान ने कोई अभी स्टेटमेंट नहीं दिया है। वो देगा आधे घंटे में। अब लेकिन इसके पहले जो हमले हुए थे, उसमें ईरान का स्टेटमेंट यही था। उसने कहा था ये तो कोई हमला ही नहीं है, हम तो बड़ी तैयारी करके बैठे थे, और ये तो बहुत बिल्कुल टाइम टाइम फिक्स मामला हो गया। दूसरी बात ईरान ने कही कि अब जब इजराइल ने ये कार्रवाई कर दी है, तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से जवाब देंगे। ये उसने कहा, ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से जवाब देंगे। ये नहीं कहा उसने कि मतलब डिप्लोमेटिक लैंग्वेज जैसे होती है कि वो अटैक हुआ और वो सफल नहीं था, और यहीं रुक जाता है। मतलब ईरान रुक जाता, इजराइल का उपहास उड़ा के थोड़ा रुक जाता। लेकिन उसने आगे बढ़ के ये कहा कि अब ये हमारे ऊपर है कि हम इसका कैसे जवाब देंगे। अब उस समय तक 2 सैनिक मारे नहीं गए थे, वो घायल थे। अभी वो कंफर्म हुआ है कि कि उनकी मृत्यु हो गई। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद तो तय है कि ईरान वापस स्ट्राइक करेगा, क्योंकि ईरान को एक जो सबसे बड़ा एक एक चाहिए था कि भाई कुछ हमारे यहाँ क्षति ज्यादा नहीं हुई, लेकिन लिमिटेड डैमेज की बात ईरान ने कही। लेकिन 2 सोल्जर्स मारे गए। अब इसपे इजराइल कह रहा है कि आपने 1 अक्टूबर को मारा था, तो जो 13 हमारे घायल हुए थे, उसमें 5 की हालत बहुत गंभीर है अभी भी, वो मौत से वो जूझ रहे हैं। तो ये सब तो देखिए चलता रहेगा, लेकिन कंफर्मेशन ये हुआ है कि 2 इरानियन सोल्जर्स मारे गए, ये बड़ी बात। और इसको ईरान बेस बनाएगा, आप देखिएगा आने वाले दिनों में स्ट्राइक करने के लिए। हालांकि अब अब फिर से गेंद ईरान के पाले में है, तो वो अपने हिसाब से, अपनी टाइमिंग के हिसाब से उसको वो पूरा करेगा। क्योंकि देखिए, अभी ब्रिक्स की मीटिंग में ईरान भी गए थे, और ये प्रधानमंत्री मोदी की भी मुलाकात पेजिशकियान उनके प्रेसिडेंट से अलग से हुई, और ईरान एक मजबूत ताकत के रूप में ब्रिक्स में उभरा, जबकि अभी अभी उसने ज्वाइन किया है। तो इसलिए ये जो पूरी सिचुएशन है, इसमें रशिया और ईरान और चाइना, ये लोग आपस में कंसल्ट करके नेक्स्ट अटैक करेंगे। और उसमें आप देखिएगा कि रशिया का एक बड़ा रोल हो, ये मेरी भविष्यवाणी है। रशिया का बड़ा रोल होगा। मतलब ये जो लड़ाई है, रशिया के आने का मतलब है कि अमेरिका और ज्यादा खुल के आना पड़ेगा अमेरिका को। ये जो है, ये लड़ाई ब्रॉडन हो रही है। और लेबनान फ्रंट पे एक चीज आपको और बता दूं कि इजराइल डिफेंसिव है। यहां तक कह रहा है कि लेबनान में जो हमारा काम था, एक तरह से पूरा हो गया। अब काम उनका मतलब हिजबुल्लाह के सीनियर लीडर्स को मार दिया है। लेकिन जमीनी जो पूरी बात हो रही है कि 2 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर तक 70 इजरायली सोल्जर, ये इजराइल की फिगर, 70 इजरायली सोल्जर मारे गए, 600 घायल हुए, और करीब 20 मरकबा टैंक्स नष्ट हुए। ये 23 अक्टूबर, 24, 25, आज 26 अक्टूबर है। पिछले 2 दिनों में करीब 10 से 15 इजरायली सोल्जर मारे गए हैं, और ज्यादा एडिशनल 9 टैंक्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, और 200 इजरायली घायल हुए।
मतलब आप पर डे के हिसाब से देखिए तो बड़ी संख्या इजरायली हताहत हो रहे हैं, चाहे मृत चाहे घायल, और 1 इंच आप घुस नहीं पाए लेबनान में जस्ट तक। तो पूरा हिजबुल्लाह ने जो अपना इनिशिएटिव है वो फिर से वापस ले लिया है। लीडरशिप का जी के जो इश्यूज हैं वो अंदर ही अंदर, मैं आपको बता रहा था कि पहले भी मैंने कहा था कि असर नहीं पड़ेगा ग्राउंड ऑपरेशन में, क्योंकि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो, और गुरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन उसके 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 अगर 2 आंखें हैं लेकिन हाथ 12 हैं। तो ये इस चीज को इसराइल एडमिट कर रहा है, और इसराइल के पास इनिशिएटिव बहुत कम है। एक यही है कि इसराइल अपना मतलब इस पूरे स्थिति से, अच्छा वहां पर नॉर्थ गाजा में जो जनरल्स प्लान था, जिसके तहत नॉर्थ गाजा को एक मिलिट्री जोन डिक्लेयर कर दिया गया और उसमें कोई घुस नहीं सकता, और उसको इजराइल वहां मिलिट्री रूल ये लगा दिया। वहां रोज हमास जो है और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस रोज मार रहे हैं। मतलब कल की बात है, वीक की करीब 6 इजरायली सोल्जर्स मारे गए वहां ऑफिशियली। और वहां पर जो मरकबा टैंक्स और जो व्हीकल्स डिस्ट्रॉय हो रही है वो पूरा एक अलग है, वो मतलब एक अलग चैप्टर ही है। अब जनरल प्लान इनका सफल नहीं हुआ। एंथनी ब्लिंकन आया, उसने कह दिया कि जनरल प्लान के हम पक्ष में नहीं है। तो इसराइल वो भी नहीं कर पा रहा, और जिस तरह के नरसंहार वो जबलिया में कर रहा था जनरल प्लान के नाम पे नॉर्थ गाजा में, उसका भी उसको जवाब मिला। लेबनान में ये स्थिति है। इसराइल ने ईरान पे स्ट्राइक किया, वो बहुत ही मतलब 2 सोल्जर्स के मारे जाने के बाद क्या स्थिति पता नहीं, लेकिन अभी तक जो है उसका भी असर मध्यम रहा। बट अभी एक इसमें चीज ये है कि इसराइल चाहेगा कि ईरान से अभी झगड़ा और बढ़े, क्योंकि यही तरीका है अमेरिका को खींचने का। अब अमेरिका के साथ समस्या वही है कि 5 नवंबर को उनके यहाँ चुनाव है, तो वो अभी बड़ा मतलब फूक फूक के कदम रख रहा है, क्योंकि अभी बस 10 दिन में है, 10 दिन में चुनाव है, और उसके बाद 2 महीने का ट्रांजिशन है, जनवरी में जाके नया प्रेसिडेंट वो उतरेगा। तो अमेरिका अभी तो एडवांटेज ईरान और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है पूरी परिस्थितियों में, ये है स्थिति। ऐसे में क्या इज़राइल ने ये अमेरिका से एक तरह से बातचीत करके एक तरह से अपनी दिल की भड़ास निकालने वाला ये छोटा-सा हमला कर दिया कि भई चलिए तुम भी हमला करके संतुष्ट हो जाओ कि हमने हमला कर दिया और वहाँ नुकसान भी ना हो? या फिर ये मामला अमेरिका के हाथ से निकल गया है और क्योंकि अब अगर ईरान जवाब देता है और उधर अमेरिका अपने चुनाव में फँसा हुआ है और फिर उसे डिफेंड करना ही पड़ेगा इज़राइल को अगर हमला हो गया चुनाव से पहले। तो इन तमाम सिनेरियो में अमेरिका की स्थिति क्या दिख रही है? क्या वो सिर्फ़ इज़राइल को शांत करने के लिए उसने ये मनाया है कि आप एक छोटा-सा हमला कर दो, जिसपे दुनिया को ये मैसेज चला जाए कि देखिए ईरान पर हमला हो गया, इज़राइल ने हमला कर दिया और मामला शांत हो जाए और ईरान का भी ज़्यादा नुकसान ना हो। कहीं ज़्यादा नुकसान हुआ तो फिर रिटेलिएशन ऐसा होगा कि हमारे चुनाव पर सीधा तौर पर असर पड़ सकता है इसका। ये देखिए, अमेरिका ने जो बयान दिया है ऑफिशियली, उसमें कहा है कि इजराइल ने हमको बताया कि हमला करने जा रहे हैं, लेकिन हमने पार्टिसिपेट नहीं किया। ये कहा, हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब हमारा कोई भी ऐसा लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो पिछली बार कुछ हमलों में रहा है, इस बार उन्होंने कहा कि हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, और अब इस चीज को, ईरान और इजराइल के बीच इस तनाव को खत्म हो जाना चाहिए, ये अमेरिका ने कहा। अभी ये दिखा रहा है अमेरिका की मानसिकता कि अमेरिका अभी नवंबर से लेकर जनवरी तक एक वनरेबल पोजीशन में है, और इस वनरेबल पोजीशन में वो नहीं चाहता है कि कोई बड़ा रिस्क उसको लेना पड़े, एक ऐसी स्थिति आए जिसमें युद्ध की एक युद्ध के हालात और व्यापक हो जाए। लेकिन कौन क्या कह सकता है? ईरान देखिए रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि ईरान के पास एक और चीज है, जो चीज बीच में हुई जब ब्रिक्स का ये समिट चल रहा था कजान में, तो नॉर्थ गाजा में जो नया नरसंहार इजराइल ने शुरू किया जनरल प्लान के तहत, हमास की टीम गई, कतार भी गई, रशिया भी गई, कुछ लोग कह रहे हैं टर्की भी गई, इजिप्ट भी गई। तो हमास की जो टीम्स पहुंची हैं, उन्होंने जो ब्रीफ किया उनको, उन्होंने कहा है कि अगर ईरान हस्तक्षेप नहीं करेगा तो यहाँ की स्थिति थोड़ी विस्फोटक है, क्योंकि इसराइल पूरी तरह से नरसंहार पे उतर आया। हालांकि ये
एक ये भी दिखाना है कि भाई हमास जो है, देखिए, नरसंहार के सवाल पे पूरे विश्व स्तर पे सक्रिय है, और ये सच्चाई है, वो सक्रिय है, क्योंकि हर जगह उसका डेलीगेशन, जो इंटरनेशनल जो हमास के लीडर्स बाहर हैं, वो हर जगह वो इस समय घूम रहे हैं, और वो इजराइल पे दबाव डालना चाहिए। हो सकता है अमेरिका, क्योंकि एंथनी ब्लिंकन ने कहा है कि नॉर्थ गाजा में हम जनरल प्लान के खिलाफ है, तो ये अमेरिका इजराइल पे दबाव भी और डाल सकता है। बड़ी विचित्र सी स्थिति है, खासतौर पर इस हमले में तो कोई ऐसा, मतलब एक चीज भी ऐसी नहीं आई, बल्कि जो वीडियोज आए आप देखिएगा, जो जो कंपैरिजन आए हैं, कि तेहरान के ऊपर जो है वो सारे ईरान के वो स्ट्राइक डाउन हो रहे हैं, और उधर 1 अक्टूबर को जो नेवातिम एयरबेस पे इसराइल ने मारा, वो पूरा जाके रॉकेट, वो मिसाइल जो है वो अपने टारगेट पे लग रही है। एक भी वीडियो इसराइल नहीं दिखा पाया है अभी तक कि उसने किसी टारगेट को स्ट्राइक किया। हो सकता है कि ड्रोन हमलों में कुछ सोल्जर्स की मौत हुई हो, क्योंकि ड्रोन हमले इस तरीके के हो सकते हैं कि किसी इरानियन सोल्जर्स की पोस्ट हो। अब इरानियन सोल्जर्स जो 2 मारे गए हैं, वो किस चीज को डिफेंड कर रहे थे, जिस पे टारगेट किया गया, ये भी अभी तक क्लियर नहीं है। तो इसलिए देखिए, ऐसी पूरी परिस्थिति में मुझे लग रहा है कि अभी आने वाले घंटों में और सच्चाई की परतें खुलेगी, और ईरान का जो रिस्पॉन्स है वो और कॉन्क्रीट रूप में सामने आएगा। ये पूरी स्थिति। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश जी, बोलता हिंदुस्तान के साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर महत्वपूर्ण समय में हमारे साथ जुड़कर चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।